हेलो एवरीवन। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का थर्ड लेक्चर है। तो एक आधा क्वेश्चन मेरा बुक से पेंडिंग था मेरे एंड से। एक था चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और दूसरा था चेंज इन एस्टीमेट। यूज़फुल लाइफ का एस्टीमेट चेंज होगा तो क्या होगा और अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा तो क्या होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ध्यान से देखना। ठीक है ना। अगर ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाए तो ये भी स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन चाहिए आपका फुल। देखो, एंड इन प्रैक्टिकल 1 से भी मेरे को काफ़ी सारा डाउट आया है स्टूडेंट्स लोग का। तो जिसका डिस्पोजल नहीं किया हुआ है या फिर डिस्पोजल से तो मेरे को दिक्कत नहीं लगना चाहिए, जिसका प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन क्लियर नहीं है ना, आई गेस उनको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक प्रोविज़न वाला सम करा दूंगा जिसमें एसेट वगैरह सेल भी हो रहा है। ठीक है ना, जिसमें डिप्रिसिएशन हम लोग अलग से प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो एक मैं वो सम करवा दूंगा और जो मैंने सम्स आप लोग को पीडीएफ भेजा है ना, उसमें मैंने नंबरिंग दिया है कि ये सम आपको देखना चाहिए। तो जितना भी मैंने सम्स दिया है ज़्यादातर वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाला और डिस्पोजल वाला ही है, कि नॉर्मल क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकल 1 में जिसको भी दिक्कत आ रहा है, अगर वो लोग पीडीएफ वाला सम देख के समझेंगे तो आराम से उनका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो पहले ये कंप्लीट कराता हूँ, फिर मैं एक प्रोविज़न वाला क्वेश्चन करा दूँगा। तो इससे आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आता है वो आ जाएगा। ठीक है। मिसेस अंशुल कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011। क्वेश्चन ध्यान से देखना। बिजनेस कमेंस कब हो रहा है? 1 जनवरी 2011। व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख। मतलब 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया और उसी दिन एक प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद लिया 7 लाख रुपए का। बहुत अच्छी बात है। They adopted a policy of charging depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. मतलब स्टार्टिंग में क्या मेथड फॉलो किया वो? WDV मेथड। एंड देयर ओवर द ईयर्स देयर परचेजेस वर एस। तो 1/1/2012 को और एक प्लांट खरीदा 1.5 लाख का और 1/1/15 को एक और प्लांट खरीदा 2 लाख का। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऑन 1/1/2015, अच्छा, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line method 1 जनवरी 2015 से, मतलब 4 साल बाद। 2011, 12, 13, 14, 4 साल तक ये कौन सा मेथड चलाया? WDV चलाया। 1/1/2015 से ये अपना मेथड को चेंज करना चाहता है और बना देना चाहता है SLM। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड एज 6 ईयर्स। देखो, बोलते हैं कि अब 6 साल बाकी है। जब WDV मेथड हो रहा था तब तो लाइफ का कोई बात ही नहीं था, है ना। तो बोलते हैं जिस दिन मेथड चेंज हो रहा है उस दिन इसका रिमेनिंग लाइफ एसेस हुआ 6 साल। मतलब ये 6 साल और जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑल द एसेट्स परचेज बिफोर 1/1/15। बोलते हैं 1/1/15 से कभी भी आपने एसेट खरीदा हो, पहले 1/1/15 से पहले। अब आपने 1/1/11 को ख़रीदा, 1/1/12 को ख़रीदा, तो बोलते हैं 1/1/15 से 1 जनवरी 15 से पहले, बिफोर 1/1/2015। तो 1/1/15 से पहले आपने जो भी मशीन ख़रीदा था, चाहे आपने 2011 में ख़रीदा हो, चाहे 12 में ख़रीदा हो, चाहे 14 में भी ख़रीदा हो। हालांकि 14 इस क्वेश्चन में है नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2015 से पहले आपने कोई भी मशीन ख़रीदा था तो उसका रिमेनिंग लाइफ ये लोग बता रहे हैं 6 साल ही बचा है उसका लाइफ। एंड 10 ईयर्स फॉर दी एसेट परचेस्ड ऑन 1/1/15। देखो 1/1/15 में भी आपने एसेट खरीदा था, तो बोलते हैं इसका लाइफ है 2 लाख, सॉरी इसका 2 लाख में खरीदा था, इसका लाइफ है 10 ईयर्स, सॉरी, विथ नो स्क्रैप वैल्यू। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है भैया, क्या निकलवाना चाह रहा है हम लोग से? बोलते कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन PL। कुछ नहीं है, सीधा बोल रहे हैं कि जिस साल SLM मेथड हो गया उस साल। इससे मैंने एक मेरे हिसाब से इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन एक होना चाहिए था। व्हाट विल बी द, क्वेश्चन ऐड करो इसमें। अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो उस पर क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए उसको। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, बकवास पूछ रहे हैं। बोलते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड। हालांकि इनका जो वर्ड आप लोग देखोगे ना, आपको क्या लग रहा है देख के बताओ? व्हाट इज़ द कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन PL। बोलते हैं डिफरेंस क्या है जो आप PL में एडजस्ट करोगे? PL में क्या जाएगा? सीधा उस साल का जो डिप्रिसिएशन है वही जाएगा। तो क्वेश्चन में दम नहीं है। ये क्वेश्चन में दम तब होता, व्हाट विल बी द effect of change in method
मेथड चेंज करने से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मेथड इन प्रॉफिट ऑफ 2015। 2015 का प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप WDV में ही रखते तो क्या होता, और आपने SLM में चेंज कर लिया तो क्या हुआ? तो इसका इफेक्ट क्या आएगा प्रॉफिट में, ये बताओ। ये बनता है अच्छा क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि नॉर्मल डिप्रिसिएशन बता दो, तो ये तो बच्चा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था एग्जामिनर को कि इसने मेथड चेंज किया तो इसका प्रॉफिट में क्या फ़र्क आया, अगर ये मेथड चेंज करा है तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको ये पूछना चाहिए था इसको। कोई बात नहीं, हमने पूछ लिया है ना, मैंने पूछ लिया ऑब्वियसली। तो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। मेरे ख्याल से आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 या 8 होगा नया बुक में, है ना, क्योंकि मेरा पुराना बुक है, बीच पे 2-3 क्वेश्चन रिमूव किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लेना जो भी है। मेरे यहाँ पे 11 है इसलिए मैं 11 लिख रहा हूँ, आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर है वो लिख लेना। इसमें देखो आपको एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ईच ईयर। ठीक है ना, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वन 2011 में आपका जो एसेट है उसका कॉस्ट क्या था भैया? उसका कॉस्ट था 7 लाख। ठीक है, बताओ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस, मैं बुक वाला मेथड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूँ। ये हो गया परचेस कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2011। 2011 में कोई नया एसेट नहीं आया, 7 लाख का 15%। ठीक है, 7 लाख का 15% भैया 1,05,000। तो ये क्या आया? ये आया WDV, या फिर WDV का मतलब है क्या होता है? बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/2012, या फिर आप लिख सकते हो और 31 दिसंबर 2011, एक ही बात है। ये बचेगा 5,95,000। बताओ कोई दिक्कत? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेस, अच्छा इसमें कोई और परचेज हुआ है क्या? हाँ भैया परचेज हुआ है, प्लस एसेट परचेज्ड ऑन 1/1/2012। कितना का एसेट खरीदा गया? 1.5 लाख का भैया, 1.5 लाख का। तो ये भी स्टार्टिंग से है, मतलब देखो 1/1 का बैलेंस है, और ये भी 1/1 को ख़रीदा गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पे पूरा साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2012, दोनों पे सेम चार्ज होगा। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? बुक वाले ने थोड़ा डिफरेंट मेथड किया, आपको बुक का अच्छा लग रहा है तो बुक भी कर सकते, बुक वाले भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7,45,000, चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते थे। हाँ अच्छा, इस पर आपको चार्ज करना है 15%। ठीक है, तो ये आ रहा है 1,11,750। ये माइनस करूँगा तो क्या आएगा? WDV और बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/13, या फिर आप बोल सकते हो 31 दिसंबर 12। मैं बार बार ये नहीं लिखाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही होता है। तो 7,45,000 में चला जाएगा 1,11,750, 6,33,250। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। इसको अलग कब लेना चाहिए था वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बुक वाले ने जो किया है ये अलग अलग लेना कब अच्छा रहता है, जैसे बुक ने किया है ना, देखो 1/1/11 का एसेट को अलग लिया, 1/1/12 को अलग लिया। इसको अलग अलग क्यों लेना चाहिए था या कब लेना चाहिए था मैं बताऊंगा आपको। पहले सम करते हैं। लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2013, मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ। 9,49,088, सॉरी 94,988, ये हो जाएगा WDV और बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/14, 5,38,262। फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2014
80,739। तो ये आ गया WDV और बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/15। यहीं तक का कहानी था, यहाँ से डिप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है। तो यहाँ तक ध्यान दो, ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे 2011 से लेके 2014 तक 11, 12, 13, 14 4 साल तक आपने कौन सा मेथड फॉलो किया? WDV मेथड फॉलो किया। ठीक है, फोर फाइव सेवन फाइव टू थ्री 457523 ये मेरा बुक वैल्यू बच रहा है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने पूछा कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिप्रिसिएशन। अगर मैं बुक के हिसाब से जाऊँ, बुक का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से जाऊँ, तो मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, जो अच्छा एग्जामिनर या कोई दिमाग लगाने वाला एग्जामिनर होगा, है ना, पढ़ा लिखा एग्जामिनर होगा, तो वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, वो पूछेगा कि आपने जो डिप्रिसिएशन मेथड चेंज किया उसकी वजह से क्या फ़र्क आया प्रॉफिट में, है ना। तो यहाँ तक तो देखो कॉमन है, यहाँ तक बैलेंस आ गया। अब आते हैं दो अल्टरनेटिव। WDV अगर कंटिन्यू होगा तो क्या होगा, और हम SLM में चले जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ तक तो कॉमन निकल गया, क्योंकि यहाँ तक WDV फॉलो हो रहा था। अब ये मैं अलग करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया है कि इफेक्ट क्या आएगा। अगर आप बोलोगे भैया बुक का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये नहीं देखना है, उसके हिसाब से आपको खाली ये देखना है। अब 2015 से SLM चालू हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर WDV कंटिन्यू रहता तो यहाँ पे क्या मैं लिखता, WDV एज ऑन 1/1/15 4,57,523। यहाँ पे भी मैं लिखूँगा WDV एज ऑन 1/1/15 4,57,523। भैया SLM मेथड में WDV मैंने आपको पहले ही बताया था, WDV मेथड अलग होता है। WDV का मतलब होता है बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू है इसका मतलब। रिटन डाउन वैल्यू तो कोई भी मेथड में हो सकता है ना। ये WDV मेथड है और ये SLM मेथड है, ठीक है ना। दोनों में ओपनिंग बैलेंस सेम रहेगा। अब यहाँ से डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया। अब यहाँ मैं लिखूँगा प्लस परचेज, एसेट परचेज्ड। एसेट परचेज किया गया कितना का, कब ख़रीदा, 1/1/15 को, उसी दिन ओपनिंग दिन को 2 लाख का नया एसेट ख़रीदा गया। यहाँ पे भी प्लस एसेट परचेज, लेकिन मैं इसको ना ऐड नहीं करूँगा, अलग से रखूँगा 1/1/15। भैया क्यों, यहाँ पे तो आपने ऐड कर दिया था 1.5 लाख को, यहाँ पे आप क्यों अलग रखना चाहते हो, यही मैं भी बताऊँगा क्यों अलग रखा हूँ मैंने। यहाँ पे तो क्या, अगर WDV मेथड कंटिन्यू होता तो क्या होता, टोटल निकलता 6,57,523। इस पे निकल जाता डिप्रिसिएशन, इस पे निकलता डिप्रिसिएशन 98,628। अगर आप WDV मेथड करते तो आपका इतना डिप्रिसिएशन आया नहीं है। अब मैं आ गया SLM मेथड में। SLM मेथड में क्या होगा, क्वेश्चन पे वापस आओ, बोलता है ऑन दिस डेट, कौन सा डेट, ऑन दिस डेट मतलब 1/1/15 द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड एज 6 years। किसका, फॉर ऑल दी एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1/1/15। बोलता है 1/1/15 से पहले जो भी एसेट खरीदा हुआ है, मतलब ये बात कर रहा है इसकी, बोलता है इससे पहले जो भी एसेट खरीदा है सबका रिमेनिंग लाइफ है 6 साल। अगर ऐसा बोलता ना कि जो हमने 1/1/2011 को ख़रीदा था उसका लाइफ है 6 साल, जो हमने 1/1/12 को ख़रीदा था उसका उम्र है, उसका रिमेनिंग लाइफ है 7 साल, तो मैं बुक के जैसे सॉल्व करता, इसका अलग इसका अलग। जब मेरे को पता है कि जिस दिन मेरे को मेथड चेंज करना है उस दिन इसका भी लाइफ 6 साल है, इसका भी लाइफ 6 साल है, मैं क्यों अलग अलग बनाऊँ बताओ। हाँ अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ बताओ। मेरे को जब एक ही करना है तो मैं क्यों कैलकुलेशन बढ़ाऊँ अपना, ठीक है ना। अब जो 1/1/15 से पहले ख़रीदा हुआ है उसका लाइफ कितना बचा है, 6 साल। तो डिप्रिसिएशन फॉर एसेट्स हैविंग रिमेनिंग लाइफ ऑफ 6 years, जिसका 6 साल बाकी है उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, 4,57,523 डिवाइड बाई 6। स्क्रैप वैल्यू है नहीं कुछ,
457523 डिवाइड बाई 6 कितना आया 76254। दिखाऊं मैं आपको ये कहाँ फिगर है, देख लो। ये क्या किया गया है, यहाँ तक क्वेश्चन में WDV लगाया गया है और यहाँ पे जो रिमेनिंग लाइफ है ना, ये इन्होंने अलग अलग किया है, मैंने एक साथ किया है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सीधा डिवाइड बाई 6 कर दिया और ये टोटल आ गया 76523 और ये इन्होंने अलग अलग किया इसलिए राउंड ऑफ में कम आया, मैंने एक साथ किया इसलिए मेरा 76254 आ रहा है। 1 रुपये का फ़र्क है, ये ज़्यादा करेक्ट है आपके हिसाब से, दोनों करेक्ट है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, डिप्रिशिएशन फॉर न्यू एसेट्स परचेज्ड ऑन 1115 या फिर ऐसे लिख लो फॉर एसेट्स हैविंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो ये क्या होगा, 2 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से तो इसका डिप्रिशिएशन आएगा 20,000। तो यहाँ पे टोटल डिप्रिशिएशन ये हो गया डिप्रिशिएशन फॉर 2015। अगर आप WDV कंटिन्यू करते तो आपका डिप्रिशिएशन कितना होता, इतना होता। आप SLM में चले गए तो आपका टोटल डिप्रिशिएशन कितना हो गया 96,254। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, बुक का क्वेश्चन तो नॉर्मल है, बुक बोलता है एक आप दिखा दो कैलकुलेट द डिफरेंस इन इतना एडजस्टेड इन पीएल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। तो एक मैं प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बना दूंगा। कौन सा साल का दिखाने बोल रही है, ये बोल रहा है जिस साल इफेक्ट हुआ है। इफेक्ट कौन से साल हुआ है, 2015 में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, तो लिखो 1/1/15 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है बताओ, एक साथ ही लिखना पड़ेगा आपको, 457523 ये ओपनिंग बैलेंस था। यहाँ पे मैं लिखूँगा 457523। कोई नया मशीन ख़रीदा, हाँ भैया ख़रीदा है ना, तो टू बैंक 2 लाख का मैंने नया ख़रीद लिया। अब डिप्रिशिएशन जो चार्ज होगा वो किस हिसाब से होगा, SLM के हिसाब से। तो बाई डिप्रिशिएशन कितना 76254 प्लस 20,000 96254। बुक में 96253 है, 1 रुपये का माफ़ है, कोई बात नहीं है। बाई बैलेंस CD देख लो कितना आ जाएगा, इसको टोटल कर लो, यहाँ पे टोटल लिख लो 657,523 96254। ये आ जाएगा 5,61,269 657,523। तो भैया ये तो बुक वाला सॉल्यूशन हो गया। हाँ, ये सॉल्यूशन आपको भी करना है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन अलग क्या था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2015। तो मैं क्या लिखूँगा कि हैड वी कंटिन्यूड the earlier method of charging depreciation, that is WDV method। एग्जाम में पूरा लिखना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हैड वी कंटिन्यूड, ये कमेंट है, ठीक है ना, ये कमेंट आपको लिखना है। अगर मैंने जो क्वेश्चन ऐड किया उसका सोल्यूशन है ये। हैड वी कंटिन्यूड द अर्लियर मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन, द डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर for the depreciation for 2015 would have been 98,624, but due to change in method the current year's depreciation stands to be rupees 96,254। therefore due to such change, एग्जाम में ये therefore ऐसे मत देना, लिखना वर्ड्स में, due to such change there will be। अब देखो डिप्रिशिएशन कम हुआ तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट बाई रुपीज़। कितने रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। आप WDV करते तो 98,628 चार्ज करते और अब आप चार्ज करोगे 96,254। तो due to such change there will be increase in profit by rupees 2374। ये आपको एक कमेंट करना है। ये अगर एग्जामिनर पूछता है तो हाँ ये समझदारी वाली चीज़ है। बच्चे अगर ये कर पाते हैं तो हाँ उनका कंसेप्ट क्लियर है। ये तो इजी है, कोई दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनाना ही कई बार हो जाता है, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो एकदम
ये भी मेरे ख्याल से नए बुक में ना मैंने इसमें ठीक करवाया था, हालांकि नए बुक में मेरे ख्याल से ठीक होके आ गया ये लास्ट लाइन आपके नए बुक में मेरे ख्याल से नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोलता मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन SLM बेसिस, और पहले इसका लाइफ एज्यूम किया गया 10 साल। तो बोलते 6 लाख का मशीन है, उसका 10 साल लाइफ है, तो अच्छी बात है, 60 हज़ार करके डेप्रिशिएट हो रहा है। नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद एस्टिमेट चेंज हो गया। बोलता अब इन लोग को लग रहा है कि 5 साल सिर्फ जाएगा। तो अब देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, आप लोग का शायद 8 या 9 होगा। तो कॉस्ट कितना है 6 लाख, डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है, कॉस्ट डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू तो 0 है, तो 10 ईयर्स, तो 60,000 पर एनम। तो 3 साल चला गया, तो बुक वैल्यू या फिर WDV आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद वैल्यू कितना बचा, 6 लाख वैल्यू था, माइनस 60,000 करके 3 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो वैल्यू कितना बचा 4,20,000। अब ये लोग बोले कि लाइफ सिर्फ कितना बचा हुआ है, हिसाब से तो 10 साल लाइफ था, अब बोले 3 साल बाद इनका लाइफ चेंज हो गया, बोलता है अब लग रहा है कि सिर्फ 5 साल ही और जाएगा ये, तो ठीक है डेप्रिसिएशन चेंज कर दो। एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स, देयरफॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम 4th ईयर विल बी, राइटिंग थोड़ा बेयर कर लेना, ठीक है ना, मैं तो समझाने के लिए मेन कर रहा हूँ, समझने से हुआ, ये तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। 4,20,000 है, अब वो 5 साल ही चलेगा, तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 84,000। बस यही करना है आपको, आने वाला 5 साल तक 84,000 करके डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बस यही है। नीचे का लाइन किसी का पुराना बुक में लिखा हुआ है तो ये काट देना, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ था कि आने वाला, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, छोड़ो ये तो देखने की ज़रूरत नहीं है, शायद नए बुक में हटा ही दिया है इन्होंने ये लाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 और इजी है, क्या बोल रहे हैं देखो, बोलता है मशीन कॉस्ट 12 लाख, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे हिसाब से, आपका क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा 10, 11। अ मशीन कॉस्टिंग 12 लाख, ठीक है, डेप्रिशिएटेड SLM बेसिस 10 ईयर्स एंड 0 रेसिडुअल लाइफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल बाद कुछ चेंज हो रहा है लग रहा है, चलो एक काम करते हैं, डेप्रिशिएशन पर एनम 12 लाख डिवाइड बाई 10, तो 1,20,000 करके डेप्रिशिएशन हुआ, तो बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, 12 लाख में से माइनस होगा 1,20,000 करके 3 साल का, 3,60,000 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 12 लाख में 3,60,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 8,40,000, ये बचा बुक वैल्यू 3 साल के बाद। अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 3 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल बाद मतलब ऑब्वियसली, द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाई 60,000, 2 नहीं बोला है, बाई, बट यहाँ पे लिखो अपवर्ड रीवैल्यूएशन कितना हुआ 60,000, देयरफॉर जैसा क्वेश्चन बोल रहा है करते जाओ, न्यू बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स ये बन जाएगा 9 लाख, 8,40,000 हो रहा था, 60,000 का वैल्यू ऊपर बढ़ गया तो 9 लाख हो गया। एंड द रिमेनिंग लाइफ इज असेस्ड एट 9 साल, बोलता है लाइफ भी अब 9 साल बचा हुआ है, रिमेनिंग लाइफ 9 साल है, टोटल नहीं रिमेनिंग, टोटल 9 साल बोलता तो क्या होता, 3 साल तो चला गया, अब 9 साल कैसे बन गया भैया, ये कैसे अचानक से बढ़ गया लाइफ, ऑब्वियसली ना कुछ खर्चा किया होगा इस पर, लग रहा है अपवर्ड वैल्यूएशन, ऐसा कुछ लग रहा है, डिवाइड बाई रिमेनिंग लाइफ कितना है 9 ईयर्स, देयरफॉर डेप्रिशिएशन पर एनम 4th ईयर ऑनवर्ड्स कितना हो जाएगा 1 लाख पर एनम, बस 9 लाख डिवाइड बाई 9। बताओ ये सब कोई क्वेश्चन है, ये मैंने आज के क्लास के लिए छोड़ा हुआ था, बताओ, ठीक है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट है, अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सारा कंप्लीट हो रखा है। हाँ, अब मुझे एक क्वेश्चन अलग से करवाना है जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, जिसमें कोई सेल वेल भी हो रहा हो तो आपको समझ में आए ताकि, तो एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता हूँ, देखता हूँ मैं आपको उसी PDF में से मैं कोई क्वेश्चन निकाल के बताता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक भी बुक में नहीं दिया हुआ है और प्रैक्टिकल 1 में दिया है तो उसमें सब कुछ एक साथ में ही दे दिया, ठीक है ना, उसमें डिस्पोजल भी दे दिया, तो सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, नंबर बताता हूँ, रुको।
मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 में मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा जो मैं करवाना चाहता हूँ आप लोग को। 21 देखो, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2015 ABC लिमिटेड परचेज 4 मशीन फॉर 80,000 ईच। तो 4 मशीन खरीदा गया है, ठीक है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में है नहीं, हालांकि है ना, ये थोड़ा अलग लेवल पे जाके हम लोग कर रहे हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आप लोग बोले भैया आता है क्या ऐसा क्वेश्चन, या आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। देखो फाउंडेशन में आप अगर देखोगे चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है, मतलब इस चैप्टर से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मत बोलना कि भैया इस चैप्टर में तो ये नहीं था तो ये कैसे आ गया एग्ज़ाम में। अब पार्टनरशिप में आपने क्लास 12 में 10 टाइप का एडजस्टमेंट पढ़ा होगा, बुक में आपको मुश्किल से 1 या 2 एडजस्टमेंट मिलेगा। तो आप ICI को बोल नहीं सकते कि सर आपने ये एडजस्टमेंट कैसे दे दिया। ICI आपको चैप्टर का नाम बता रहा है। जैसे 11 का उसने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर का नाम लिख दिया, मेरे ख्याल से सिर्फ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का नाम छोड़ दिया, अकाउंटिंग फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री जिसको बोलते हैं आप, वो चैप्टर का नाम छोड़ के सारा चैप्टर लिख दिया इन्होंने। लिख दिया क्या? दे दिया बुक में। एंड 12 में जो आपका रेशियो चैप्टर है और कैश फ्लो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर छोड़ के सारा चैप्टर इन्होंने डाल दिया। रेशियो और कैश फ्लो, ये 2 चैप्टर छोड़ के सारा आप क्लास 12 का कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, और 11 का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड छोड़ के सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये भी ऐसा नहीं कि छोड़ा है उन्होंने, 11 का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और 12 का कैश फ्लो रेशियो, ये आपका CA इंटर में आ जाएगा, है ना। कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने 11-12 का। बोलते कि सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं वो थोड़ा और अच्छा है, कैश फ्लो और अच्छे तरीक़े से डिफ़िकल्ट भी होता है, थोड़ा पूछा जा सकता है, तो उसको इन्होंने इंटरमीडिएट में रखा है। CA इंटरमीडिएट में आप उसे पढ़ोगे जाके, है ना। तो बाकी सारा सब्जेक्ट को चैप्टर को इन्होंने डाल दिया है। तो सारा चैप्टर डालने का मतलब है कि आपको सारा चैप्टर्स का नॉलेज है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपका बुक में या फिर ICI के बुक में तो सिर्फ यही एडजस्टमेंट दिया है तो मैंने तो यही पढ़ लिया था खाली, ऐसा नहीं है। डिप्रिशिएशन का हो सकता है ये क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ इस पैटर्न का क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन उन्होंने चैप्टर का नाम दे दिया ना डिप्रिशिएशन, तो आपके 12 तक का लेवल का कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग डिप्रिशिएशन का। आपको कोई भी डाउट है 11-12 का बुक में, है ना, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आराम से बता दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुक में है या नहीं है। नॉलेज मेन मैटर करता है मेरे लिए। आपको उस चैप्टर का नॉलेज है या नहीं है वो मैटर करता है ना। आप कोई भी डाउट मेरे सामने लेके आओ क्लास 11-12 का जो आपके फाउंडेशन में रिक्वायर्ड है अभी, है ना, उसके बाद का देखेंगे तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। मुझे मतलब नहीं है कि वो बुक में वो टॉपिक है या नहीं है। हाँ, अगर ICI ने अलग से वो सिलेबस से हटाया है तो अलग बात है। जैसे जॉइंट वेंचर है, उन्होंने सिलेबस से हटा दिया, रॉयल्टी सिलेबस से हटा दिया, तो मुझे फिर उनसे मतलब नहीं है। रेशियो सिलेबस से हटा दिया, पहले था, तो अब मुझे उससे मतलब नहीं है। रेशियो आप बोलोगे तो मैं इंटर में पढ़ाऊँगा आपको, यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। मैं बोलूँगा वेट करो, 9 पास हो जाओ फिर इंटर में देखेंगे उसको। लेकिन 11-12 का कोई भी टॉपिक जो आपके ऑलरेडी सिलेबस में है उसमें आपको कुछ भी आ सकता है ना। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके ऊपर है, कौन ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, है ना, कौन से बुक का करके जाएगा, वो मार्क्स में अपने आप पता चल जाता है। और हाँ, अगर आप बोलोगे भैया आता है क्या बाहर से, तो मैं बोलूँगा ना अभी तक तो नहीं आया है। जो भी क्वेश्चन आता है वो ICI के बुक से ही आता है, या तो सेम छप के आ जाता है या सिमिलर क्वेश्चन आता है, या मॉक टेस्ट पेपर से आता है या रिवीजन टेस्ट पेपर से आता है, इसके बाहर नहीं आता है। हाँ, आ सकता है क्या? हाँ, मैं बोल सकता हूँ आ सकता है, ठीक है ना। आया नहीं है, आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। देखो ख़रीदा है 1 जुलाई को 4 मशीन, और अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। डेप्रिशिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब SLM बेसिस फॉलो होगा। वाह, WDV होता तो WDV के हिसाब से कर लेते, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो उतना तो है ना। WDV का एक सम मैंने आपको कराया था मेरे ख्याल से, प्रैक्टिकल 2 जो हमने किया था वो WDV का था, तो उस पर आपको WDV वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे SLM है। ऑन 1 अप्रैल 2017 1 मशीन वॉज सोल्ड फॉर 50,000। अच्छा, एक मशीन को बेचा है 50,000 में, तो ठीक है। एंड ऑन 1 जनवरी 2019 अ सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड, ठीक है। अनदर मशीन विद अ हायर कैपेसिटी विद कॉस्ट ऑफ 2 लाख वॉज परचेज्ड। सो मशीनरी अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। देखो जैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोलता है ना क्वेश्चन में, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन बोल लो आप लोग, जैसे ये बनाने बोलता है तो मुझे एक हो जाता है कि हाँ, एक अपने को पता चल जाना चाहिए कि अब जो आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा ना, अब जो आपका ये मशीनरी अकाउंट बनेगा ना, ये बनेगा एट कॉस्ट। ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोलता है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोलता है, या फिर क्वेश्चन में उसका बैलेंस दिया हुआ रहता है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ भी है
जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर देख के बता देता हूँ। चलो, उसमें स्टार्टिंग में बैलेंस दिया हुआ है कि एसेट का बैलेंस इतना, प्रोविज़न का बैलेंस इतना। तो उसका मतलब क्या है कि प्रोविज़न बनता है अलग से। प्रोविज़न अलग से बनने का मतलब है कि हम लोग डेप्रीशिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करते। एसेट अकाउंट किस पे मेंटेन होता है? अपने कॉस्ट पे मेंटेन होता है। जो उसका कॉस्ट है उसी वैल्यू पे वो मेंटेन होगा, ठीक है ना। मैं एकदम लॉजिकली कराऊंगा, एकदम धीरे धीरे कराऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको यहाँ से दिखेगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मिनट रुको। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया 22,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट अलग से बनेगा और एसेट अकाउंट जो बनेगा वो कॉस्ट पे बनेगा। देखो सॉल्यूशन में फर्नीचर अकाउंट कॉस्ट पे बनाया हुआ है और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अलग से बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अपने को वही करना है क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कॉस्ट में क्या देखो डिप्रिशिएशन अकाउंट का लॉजिक क्या है या एसेट अकाउंट में क्या होता है, क्यों हटाते हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना एकदम भी। स्टार्ट करते क्वेश्चन। और देखो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है ना 11 में, हालांकि फाउंडेशन में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं तो मैं नहीं बता सकता ये चीज़, लेकिन हाँ 11 में जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो एक दो जने जो मेरे से पढ़े हुए हैं पहले, तो उन्हें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है या फिर मैं आपको ही बताता हूँ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि आपने 3-4 मशीन खरीदा या फिर कोई एक मशीन खरीदा, उसका एक पार्ट सेल हो रहा है, उसका एक पार्ट बिक्री हो रहा है। जैसे कोई एक एसेट खरीदा आपने, उसका 1/3 मशीन बिक रहा है या उसका 2/3 मशीन बिक रहा है, तो जो मशीन बिक रहा है ना उसको आपको अलग से ही पहले ही अलग करके चलना चाहिए। जैसे इसमें बोला है 4 मशीन, तो इस बुक ने बहुत अच्छे से वही चीज़ फॉलो किया है जो मैं बोलना चाह रहा था आपको, कि 4 मशीन खरीदा है तो आप तो हो सकता है 4 मशीन को एक साथ भी लिख सकते थे ना, 8 4 32, 3,20,000 का रिकॉर्ड कर सकते थे टू बैंक। लेकिन इस बुक ने क्या किया? इस बुक ने बोला कि देखो पहला मशीन बिक रहा है, दूसरा मशीन बिक रहा है, तीसरा मशीन का कोई अता पता अभी तक है नहीं, कुछ नहीं बोला उसके बारे में। तो बोला कि हम लोग को सारा मशीन अलग करने की ज़रूरत नहीं है ना। थोड़ा सा देखो ऐसे अलग अलग करने से क्या होता है, आप बोलोगे भैया आप ना बड़े लॉन्ग कट प्रोसेस में जा रहे हो, हम अगर यहाँ पे 3,20,000 लिख के करें ना तो हमारा कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाता है बताओ। मैं एक ही मशीन रिकॉर्ड करूँगा उस पर डिप्रिशिएशन, फिर एक ही मशीन रिकॉर्ड होगा उस पर डिप्रिशिएशन, तो भैया कितना ईजी रहेगा। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे बता रहे हो, मैं मानता हूँ मैं कॉम्प्लिकेटेड वे बता रहा हूँ, लेकिन जब वो सेल होगा ना उस दिन आपको जितना आराम मिलेगा ना वो नॉर्मल मेथड में नहीं मिलेगा। आप 3,20,000 करके अगर सॉल्व करना सीखे हो तो आप वर्किंग नोट में पागल हो जाते होगे। वर्किंग नोट आपका बड़ा सारा बनेगा, आपको वही कैलकुलेशन जो आप यहाँ पे कर रहे हो, जो मैं यहीं पे कर दूंगा जो कैलकुलेशन, आपको वो वर्किंग नोट में करना पड़ता है। और मैं वही कैलकुलेशन यहीं पे करता हूँ क्योंकि मैं पहले से उसको अलग करके चलता हूँ। मुझे पता है कि वो जो मशीन अकेला जो मशीन है जो सेल हो रहा है उसका वो वैल्यू कितना है, जिस दिन वो सेल हो रहा है उसका वैल्यू मेरे को अलग से पता है, लेकिन आपको नहीं पता। अगर आप 3,20,000 से स्टार्ट करते हो क्वेश्चन कि 4 मशीन का वैल्यू मैं एक साथ ही लिख देता हूँ तो आपको वैल्यू अलग से नहीं पता रहता है, लेकिन मुझे पता रहता है, ठीक है ना। मेरे केस में क्या होगा, मैं अलग पहले से ही अलग करके रखता हूँ उस वैल्यू को, जो एसेट बाद में सेल होने वाला है उसको मैं पहले से ही अलग करके रखता हूँ। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कोई भी पार्ट मशीन अगर सेल हो, कोई भी पार्ट एसेट अगर सेल हो, उसको पहले से अलग करके चलो, ठीक है ना। दूसरा, अब आपको इसमें बनाना है डिप्रिशिएशन अकाउंट, सॉरी मशीन अकाउंट बना लिया हमने। दूसरा अकाउंट आपको बनाना है डिप्रिशिएशन अकाउंट। भैया डिप्रिशिएशन अकाउंट बनेगा? हाँ डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोला है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं पहुँचेगा यहाँ पे। मेरे को एक काम करना चाहिए, मैं काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ प्रोविज़न फॉर, आप लोग को बनाया हुआ ठीक है, आप लोग एक फुल पेज लेना पड़ेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, इसलिए मैंने काटा है। आप लोग ने अगर एक नहीं काटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी अकाउंट रख लो पूरा बड़ा, ठीक है ना। और एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, 3 अकाउंट बनना है ना। मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कहीं भी
डाउट आए तो रुक के पॉज करके उससे पहले एनालाइज करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। सबसे पहले ऑन 1 जुलाई 2015 4 मशीन खरीदा गया। इसमें से कितना मशीन बिक्री हुआ है बताओ भैया? पहला और दूसरा 2 मशीन बिक्री हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मानता हूँ मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आगे जाके आपको बहुत सुविधा होता है, ठीक है ना। 1 जुलाई 15 को टू बैंक, मैं इसमें क्या करूँगा, मशीन 1 को अलग रखूँगा, मशीन 2 को अलग रखूँगा एंड मशीन 3 बोल के एक बना दूँगा। ये होगा मशीन 3 एंड 4 दोनों हो जाएगा। इसमें मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पहला मशीन 80,000 का, दूसरा मशीन 80,000 का, और तीसरा मशीन जो है ना, तीसरा और चौथा मैं मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सेल होने वाला नहीं है ना, तो इसे मैं एक ही कैटेगरी में रख देता हूँ। भैया अगर ऐसा होता कि एक ही मशीन सेल हो रहा है फ्यूचर में, तो मैं सिर्फ एक को अलग रखता, मैं मशीन 2 को ये 2,40,000 लिख देता, बाकी 3 मशीन को एक जगह मर्ज कर देता। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? ये हो गया 3,20,000। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं भैया, यहाँ तो एकदम क्लियर है। नॉर्मल मैंने परचेज एंट्री लिखा है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जर्नल एंट्री तो आता है आपको। अब जब ये कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है, जब एसेट कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है, तो इसका डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा? इसके डेप्रिसिएशन के लिए हमने बनाए हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे क्या लिखते थे? मशीनरी अकाउंट में क्या लिखते थे भैया? हम लिखते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये लिखते थे। अब आप लिखोगे, देखो डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, वो तो डेबिट होना ही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही, लेकिन वो मशीनरी अकाउंट में नहीं होके कहाँ हो जाएगा? वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो जो डेप्रिसिएशन वहाँ पे चार्ज होता था, अब कब चार्ज होगा? 31 मार्च को। एक ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च। बाई डेप्रिसिएशन, जो चीज़ वहाँ लिखते थे वो यहाँ लिखेंगे। डेप्रिसिएशन तो डेबिट होना ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। इसका नाम दूसरा आपको पता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन को जोड़ रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं एक जगह, समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक तरीक़े से डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बन रहा है, सारा डेप्रिसिएशन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। सारा डेप्रिसिएशन को एक जगह रखेंगे, अपने एसेट कॉस्ट पे दिखाया जाएगा, सारा डेप्रिसिएशन को एक जगह जमा किया जाएगा। और प्रेजेंटेशन आपको पता है ना बैलेंस शीट में कैसे होता है? एसेट का वैल्यू लिखते हैं, लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, उसका नेट वैल्यू, बुक वैल्यू लिख दिया जाता है ना। उसका टोटल कॉस्ट लिखा जाता है, लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन होता है उसमें, और बाहर फिगर कौन सा आ जाता है? उसका जो WDV या बुक वैल्यू जो आज के दिन है वो आ जाता है। तो इस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं? मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, मैंने 3 मशीन में डिवाइड किया इसे। अच्छा, पहले साल कुछ सेल हुआ है क्या? सेल कब हुआ है? सेल होना कब चालू हुआ? 2017 को, मतलब 16 में, अगले साल भी कोई टेंशन नहीं है। 1 अप्रैल 2017 को सेल हुआ है, तो 2 साल तो कोई टेंशन की बात है नहीं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बताओ भैया? 80,000 है, और SLM मेथड है, ध्यान रखना, SLM मेथड है। 80,000 है, 80,000 का कितना परसेंट बोला इन्होंने? 15%। हमेशा 15% है, लेकिन ये होगा 9 महीना के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को ख़रीदा था हमने। ये भी होगा 80,000 इंटू 15% इंटू 9/12, और दूसरा होगा 1,60,000 इंटू 15% इंटू 9/12, है ना। अमाउंट लिखो, मेरे ख्याल से यहाँ पे बेटर रहेगा। 80,000 का 15% इंटू 9/12 कितना आ रहा है? 9,000, है ना। 9,000, 9,000, 18,000। भैया ये कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, ये एज इट इज़ 31 मार्च 16 को बैलेंस CD बन जाएगा। जैसे एसेट अकाउंट बैलेंस CD बनता है वैसे ही अब ये एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। ये टोटल लिख दो, चाहे यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल? 36,000। मैं टोटल यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, हालांकि 36,000। अब ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा 1/4/16 का, बाई बैलेंस BD। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ये WDV होता है ना तो और ज़्यादा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है, SLM में तो थोड़ा इजी हो जाता है। 36,000 भैया, अगर WDV डिफ़िकल्ट था तो आपको WDV कराना चाहिए था भैया, इजी वाला करा दोगे, फिर हमें डिफ़िकल्ट वाला में और दिक्कत आएगा। नहीं आएगा दिक्कत, टेंशन मत लो। इसका डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या पास हुआ बताना भैया? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन। यहाँ पे आप डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे हो, देखो तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 16 को टू बैलेंस
अच्छा टू बैलेंस नहीं, टू प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन 36,000 और ये सीधा चला जाएगा पीएल में। अच्छा भैया डिप्रिसिएशन जाता है पीएल में, वो एज इट इज़ बनी रहे, मतलब भैया जो डिप्रिसिएशन पहले बनता था वो अभी भी बन रहा है। हाँ, बस जो डिप्रिसिएशन को पहले हम लोग चार्ज करते थे मशीनरी अकाउंट में, वो अब चार्ज होता है प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसका कोई ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस? नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, ये तो पीएल में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मशीन अकाउंट देखो, मशीन अकाउंट में भी कुछ हुआ नहीं था तो क्या होगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन तो चार्ज होना नहीं है 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस सीडी। अब बताओ मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मैं कितना लिखूँगा यहाँ पे? भैया कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है तो कॉस्ट ही लिखोगे। तो बताओ इसका बुक वैल्यू भी 80,000 है क्या? नहीं, इसका बुक वैल्यू 80,000 नहीं है। इसका बुक वैल्यू कितना है? 80,000 माइनस 9,000, 80,000 माइनस 9,000, 1,60,000 माइनस 18,000, इसका बुक वैल्यू इतना है। लेकिन आप बोलोगे भैया मशीनरी एट कॉस्ट जो हम लोग लिखेंगे, जो अकाउंट में मेंटेन होगा वो कितना होगा? वो कॉस्ट पे ही मेंटेन होगा हमेशा, जो इसका कॉस्ट है उसी वैल्यू पे मेंटेन होगा। ये 3,20,000 ये क्लोज हो जाएगा, ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा 1,416 टू बैलेंस बीडी 3,20,000। ये WDB होता ना, थोड़ा और मज़ा आता फिर आपको, है ना। अच्छा और देखते हैं, WDB का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे है बहुत सारा क्वेश्चन। अच्छा सेकंड ईयर में कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया सेकंड ईयर में भी कुछ नहीं हुआ, तो ये एज इट इज़ 31 मार्च 17 को भी बाई बैलेंस CD, और आप चाहो तो दिखाते रहो हर बार 1 2 3 कितना कितना है, 80,000, 80,000, 1,60,000। यहाँ भी एज इट इज़ चलता रहेगा, कुछ सेल ही नहीं हुआ तो एज इट इज़ चलता रहेगा 80,000, 80,000, 1,60,000, 3,20,000, है ना। तो सेकंड ईयर भी सेम, थर्ड ईयर 1/4/17 में टू बैलेंस BD। तो मशीन अकाउंट मैंने 80,000 यहाँ तक कर लिया। बाकी देखते हैं प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करो 31 मार्च 17 को, है ना। क्या होगा लिखो, बाई डिप्रिसिएशन। मशीन 1 पे कितना होगा भैया? 80,000 का 15%। 80,000 पे क्यों? क्योंकि SLM मेथड है। अच्छा भैया खाली ये बता दो हमें, है ना, WDB वाला तो हम लोग खुद कर लेंगे, खाली एक फ़र्क बता दो, अगर यहाँ पे WDB मेथड होता तो क्या होता? ये ध्यान दो, अगर यहाँ पे WDB मेथड होता तो मैं क्या देखता, मशीन का कॉस्ट कितना है 80,000, उस पर डिप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना हो चुका 9,000, तो मैं सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन चार्ज करता वो चार्ज करता 80,000 माइनस 9,000, मतलब 71,000 पे चार्ज करता। समझ में आ रहा है आपको? बार बार उसका अब देखना, आपको सेकंड ईयर का करके समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। थर्ड ईयर का कैसे चार्ज करोगे वो समझ में आएगा, आगे देखते हैं। 80,000 का 15% कितना आएगा भैया? 12,000। तो लिखो मशीन 2 का भी वही होगा 12,000, मशीन 3 का 24,000। अब देखना अभी आपको समझ में आएगा चीज़ क्या हो रहा है। अब हम लोग 31 मार्च 17 को जब ये क्लोज़ करेंगे ना टू बैलेंस CD, अब यहाँ पे ध्यान दो, मशीन 1 का टोटल आ जाएगा ना यहाँ पे। पिछले साल भी मशीन 1 का बैलेंस है डिप्रिसिएशन में, इस साल भी है। ईयर 1 में कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये लिख लो, चाहे यहाँ पे भी लिखा देता हूँ मैं, 9,000, 9,000, 18,000 ये चल रहा है। मशीन 1 में एक्यूमुलेट कितना हो रखा है डिप्रिसिएशन? 9,000 रुपया। इस साल कितना चार्ज हुआ? 12,000। तो मशीन 1 का टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया आज तक का, 2 साल मिला के कितना हो गया? 9,000 और 12,000, 21,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे 21,000 रुपया। बुक में हालांकि ये लोग डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए ज़रूर करूँगा ये 21,000 रुपये। मशीन 2 में भी कितना हो गया? 21,000 रुपया। मशीन 3 में कितना हो गया? 42,000। ये टोटल बन जाएगा आपका 84,000। ठीक है। अब सोचो अगर ये WDB मेथड होता, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता? अच्छा भैया रुको हम बताते हैं। 80,000 उसका कॉस्ट है, उस पर आज तक डिप्रिसिएशन टोटल चार्ज हो गया 21। पहला साल में 9,000 चार्ज हुआ, सेकेंड ईयर में 12,000 चार्ज हुआ, तो उसका आज तक का डिप्रिसिएशन 21,000। तो 80,000 का मशीन में टोटल 21,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका, तो उसका बुक वैल्यू कितना बचा? 59,000।
तो थर्ड ईयर का डिप्रिशिएशन चार्ज होता है 59,000 पे। समझ में आ रहा है? बस WDV में इतना ही फ़र्क है। SLM थोड़ा सा इजी है क्योंकि हर बार आपको कॉस्ट पे चार्ज करना है इसीलिए, ठीक है ना, बस ये फ़र्क हो जाता है। अच्छा, सेकेंड ईयर में ये देखो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होता था ना, यहाँ हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। ये फ़र्क है बस, जो मशीनरी अकाउंट में होता था वो प्रोविजन में हो रहा है, बस इतना सा फ़र्क है। जो मशीनरी अकाउंट में होता था डिप्रिशिएशन, वो अब प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में चार्ज हो रहा है। सेकेंड ईयर में कितना चार्ज हुआ? 48,000। ये कहाँ चला जाएगा भैया? ये चला जाएगा PL में, PL ठीक है, चला गया। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कुछ सेल परचेज हुआ है, तो देखो मशीन में आ जाओ, ध्यान देना, मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों यहाँ से क्या हटाते हैं, इस पर फोकस करना। क्वेश्चन बोला ऑन 1 अप्रैल 1 मशीन वॉज सोल्ड फॉर 50,000। एक मशीन बेच दिया, चार यही मशीन था उसके पास सारा यही वाला, एक मशीन बेच दिया 50,000 रुपये में। तो सबसे पहले एक काम करो, अपने को यहाँ से कितना हटाना चाहिए बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, ये कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है, मेरे को यहाँ से कितना हटाना चाहिए भैया? 80,000 हटा देना चाहिए क्योंकि ये मशीन तो ख़त्म हो गया। ये मशीन जब बिक गया तो ये 80,000 को आपको पूरा हटा देना चाहिए। सबसे पहले कितने में सेल हुआ वो हम लोग बाद में चेक करते हैं, ठीक है, कि 80,000 हटा या नहीं हटा। सॉरी, 1 अप्रैल को सेल हुआ तो मैं लिखूँगा बाई बैंक। भैया आपने जब प्रैक्टिकल 1 कराया था, मैं जानबूझ को मिक्स कर रहा हूँ, जब आपने प्रैक्टिकल 1 कराया था तो आपने यहाँ पे बाई डिस्पोजल लिखा था, ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिस्पोजल अकाउंट बनता है ना, तो ये जितना भी सेल डिस्पोजल का एंट्री होता है वो डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू होता है, और जब डिस्पोजल नहीं बनता है तो वो एंट्री मशीन अकाउंट में होता है। तो मैंने काफ़ी जन को होमवर्क भी दिया था, उन्होंने करके भी भेजा है, जिसने भी भेजा है उन्होंने करेक्ट भेजा है। जिसने भी मुझे होमवर्क भेजा है प्रैक्टिकल 1 का बिना डिस्पोजल के, उसने करेक्ट भेजा है। वो जो सेल का एंट्री डिस्पोजल में दिखाते हैं वो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। डिस्पोजल बोल के कुछ है ही नहीं, सोच लो यहाँ पे डिस्पोजल कुछ है ही नहीं। तो जैसा नॉर्मल क्वेश्चन होता है बाई बैंक, कितने में बेचा? 50,000 ने बेचा। अब याद करो क्या दिखाते थे हम लोग यहाँ पे? डिप्रिशिएशन, जितना महीना यूज़ हुआ उसका डिप्रिशिएशन, क्योंकि एसेट अगर हटा रहे हो तो कैसे हटाओगे? एक तो बिका 50,000 सेल हुआ, अब इसका डिप्रिशिएशन हम लोग क्या करते थे? हर साल डिप्रिशिएशन चार्ज करते थे। फिर अगर ये सेल बीच में सेल होता है तो उसका हम लोग उतना महीना का डिप्रिशिएशन चार्ज करते थे, याद है? अगर ये जुलाई में सेल होता तो मैं इसका अप्रैल में जून 3 महीना का डिप्रिशिएशन चार्ज करता, है कि नहीं? ठीक है ना? तो अब देखो अभी तक इसमें कोई भी डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है? भैया चार्ज तो हो रहा है लेकिन मशीन अकाउंट में नहीं हो रहा है। तो इस पर जो मशीन सेल हो रहा है उसका सारा डिप्रिशिएशन को उठा के यहाँ पे ले आओ। कहाँ पे बताओ वो डिप्रिशिएशन? भैया वो डिप्रिशिएशन ना प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में छुपा हुआ है, तो वहाँ से उठा के लाओ। 1/4/17 कोई सेल हो रहा है तो कोई इस साल का कोई डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगा। तो अभी तक कितना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है देखो मशीन 1 में। भैया मशीन 1 में अभी तक 1/4/17 बाई बैलेंस BD, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, 84,000 है बैलेंस। बताओ यहाँ से ना मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, 3 मशीन का डिप्रिशिएशन है। ये क्या बताता है? प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट क्या बताता है ये सोचो पहले। भैया ये बताता है कि आपके पास जो भी एसेट्स है उस पर कितना डिप्रिशिएशन चार्ज हो रखा है, करेक्ट, यही बताता है। जो मशीन सेल हो गया उसका डिप्रिशिएशन हटा देना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हाँ भैया हटाना चाहिए। जो मशीन सेल हो रहा है अभी वो कितने तारीख को सेल हो रहा है? भैया 1 अप्रैल को। तो 2017 में कोई डिप्रिशिएशन चार्ज होगा उसका? नहीं भैया नहीं होगा, तो उसको यहाँ से हटाओ। ठीक है भैया, 1/4/17 को उसको हटा दें। उसका डिप्रिशिएशन क्रेडिट रिकॉर्ड हो रहा है ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर हटाना है तो क्या करूँगा? डेबिट कर दूंगा। अच्छा कहाँ भेजना है? भैया डिप्रिशिएशन भेजना है मशीन अकाउंट में, क्योंकि सारा कुछ सेटल होगा मशीन अकाउंट से। अच्छा मतलब भैया प्रैक्टिकल 1 में आप सेल और डिस्पोजल कर रहे थे डिस्पोजल अकाउंट से, इसलिए आप वहाँ पे डिस्पोजल में भेज रहे थे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ये कौन सा डिप्रिशिएशन को आप हटा रहे हो? मशीन 1 का। मशीन 1 का टोटल डिप्रिशिएशन कितना है? 21,000 रुपया। आप उसे हटा दो, प्रोविज़न हट गया उसका, क्योंकि ये मशीन ही नहीं रहा। अब इसका एंट्री क्या होता है? प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन टू मशीन। तो मशीन में क्या आ जाएगा? बाई प्रोविज़न। अब यहाँ पे फोकस करना, सिंपली कुछ भी नहीं हो रहा है। जो डिप्रिशिएशन हम लोग हर साल चार्ज करते थे वो हम लोग कब चार्ज करेंगे यहाँ पे मशीन अकाउंट में? जिस दिन वो एक्चुअल में सेल होगा।
जिस दिन सेल होगा आपको उठा के सारा डिप्रिसिएशन यहीं लाना पड़ेगा घूम फिरा के। जिस दिन वो मशीन सेल होगा आपको घूम फिरा के यहीं लाना पड़ेगा, है ना। आज तक इस पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 21,000 का। अब इसमें देखो 80,000 का मशीन था, उस पर आज तक कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 21,000 का। तो उसका वैल्यू कितना बचा भैया? 80,000 का था, उस पर 21 का डिप्रिसिएशन हो गया, तो उसका वैल्यू कितना है? 59,000। आपने कितना में बेचा है? 50,000 में। तो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिखो सेम डेट को बाई लॉस ऑन सेल, ब्रैकेट में लिख सकते हो पीएल अकाउंट। कैसे निकला ये? 80,000 माइनस 21,000 माइनस 50,000, 9,000 का लॉस हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अब मैं एक चीज़ आपको चेक करवाता हूँ। मैंने क्या बोला था? 80,000 का मशीन बिक गया तो इसको हटाना पड़ेगा। मशीन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जब कोई मशीन बिक जाएगा तो हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। 80,000 का मशीन पूरा हट जाना चाहिए। देखो यहाँ पे टोटल करके देख लो, 80 नहीं आया तो छोड़ देना क्वेश्चन। देख लो 50, 21, 9, 80,000 पूरा हट चुका है। मशीन 1 ख़त्म, मशीन 1 को यहाँ से उठा के हमने फेंक दिया, बचा क्या? मशीन 2, मशीन 3। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस साल और क्या हुआ है? एंड ऑन 1 जनवरी 2019, अब सीधा 19 में पहुँच गया, मतलब 17 में और कुछ नहीं हुआ। चलो यहाँ पे क्लोज करते हैं। 31 मार्च 18 बाई बैलेंस सीडी। एकदम ध्यान से देखना, मशीन 2 बचा हुआ है 80,000 का ही, मशीन 3 बचा हुआ है 1,60,000 का, कितना बचा? 2,40,000। टोटल कर लेना, सेम आएगा। तो 1,418 टू बैलेंस बीडी 2,40,000। कौन कौन सा है इसमें? मशीन 2 एंड मशीन 3 है। अब आ जाओ डिप्रिसिएशन में। थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा भैया? मशीन 1 तो ख़त्म हो चुका, बाई डिप्रिसिएशन ये चार्ज होगा भैया मशीन 2 पे और मशीन 3 पे। SLM मेथड है, इसीलिए हर बार सेम डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 80,000 का 15% 12,000, 1,60,000 का 15% 24,000। यही अगर WDV होता तो भैया क्या होता? WDV अगर होता तो ध्यान दे लो, फर्स्ट मशीन बिक गया, कहानी ख़त्म। सेकंड मशीन होता 80,000 माइनस उस पे आज तक का डिप्रिसिएशन कितना है? 21,000, तो उसका बुक वैल्यू कितना आ गया? 59। इसका फिर 15% निकलता। समझ में आ रहा है? ऐसे करके WDV में चलता। लेकिन ये तो SLM में बहुत इजी है, इसमें तो है ना, सीधा इसमें क्या लिखना है आपको? 36,000। ये डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट में। 31 मार्च 18 टू प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन 36,000। ये कहाँ चला जाएगा भैया? PL में फेंक दो उठा के, तो बाई PL 36,000। इसका बैलेंस देख लो अब। 31 मार्च 18 होगा क्या ये? हाँ 18 को टू बैलेंस CD। मैं जानबूझ के टोटल लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना। मशीन 2, मशीन 1 ख़त्म हो गया है, 2 कितना का बैलेंस हो चुका? 2 में 21,000। 21,000 का डिप्रिसिएशन जमा हो चुका, इस साल का 12,000 और, तो आ गया 33,000। मशीन 3 में 42,000 का था और 24,000 जमा हो गया, कितना हो गया? 66,000। तो ये कितना आ गया? 99,000। टोटल करके देख लेना, सेम आएगा, है ना, अलग आने का चांस ही नहीं है, सेम आएगा। ठीक है, ये अगला साल फिर बन जाएगा 1,418 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 99,000। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब मैं आता हूँ 1,418 में। ये कौन सा साल है? 18-19, 18-19 है ना। 1/4/18 से शुरू होगा, 31 मार्च 19 को ख़त्म होगा। कोई मशीन कुछ हो रहा है क्या? हाँ भैया, 1 जनवरी 2019 को एक मशीनरी सेल हो रहा है, सेकंड वाला। तो मैं लिखूँगा 1 जनवरी 19 बाई बैंक। कौन सा वाला मशीन? सेकंड वाला। कितने में बिका? 40,000 में बिका भैया, 40,000 में बिका। ओहो, अगर ये बिका तो इसका डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो। आ जाओ, 1 जनवरी 19 बाई डिप्रिसिएशन। कौन सा मशीन का? मशीन 2 का। वैल्यू कितना था? 80,000 का 15% कितना महीना यूज़ हुआ? 9 महीना। कितना चार्ज होगा बताओ? कितना चार्ज होना चाहिए भैया? 9 महीना का चार्ज होगा 9,000 रुपया। ठीक है,
यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो बस प्रोविज़न वाला झमेला ख़त्म। तो इस पे डिप्रिशिएशन, अब देखो मशीन 2 है, मशीन 2 सेल हो रहा है, तो मशीन 2 का डिप्रिशिएशन जितना इंक्लूडेड है उसे हटा के फेंक दो। प्रोविज़न क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मशीन 2 का टोटल जो डिप्रिशिएशन है उसको यहाँ से हटाना है अपने को, और कहाँ भेज देना है, 1119 को, इसे हम लोग को भेज देना मशीनरी अकाउंट में। जैसे हमने मशीन 1 के साथ किया था वैसे मशीन 2 के साथ करेंगे। दोनों के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं होना चाहिए ना, इक्वल ट्रीटमेंट। अच्छा, मशीन 2 का टोटल डिप्रिशिएशन कितना हो गया देखो। अभी तक कितना चार्ज हुआ था पिछले साल तक, 33,000। इस साल कितना चार्ज हो गया, 9,000। तो मशीन 2 का टोटल डिप्रिशिएशन कितना जुड़ा हुआ है यहाँ पे भैया, मशीन 2 का 33 और 9,000 है ना, कितना 42,000 राइट। तो यहाँ पे लिखो 33,000 प्लस 9,000, ये 33,000 प्लस 9,000, तो 42,000 को हम लोग यहाँ से उठा के भेज देंगे। यहाँ पे एक डिप्रिशिएशन चार्ज किया तो ये भी कर लो, नहीं तो मिस हो जाएगा बाद में। 1119 को टू प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन ऑन मशीन 2 कितना था, 9,000 अलग से चार्ज कर लो, ठीक है ना, नहीं तो मिस होने का चांस रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब मशीन अकाउंट में आ जाओ। 1119 को इसका सारा डिप्रिशिएशन, आज तक का डिप्रिशिएशन उठा के हमने ले आया है यहाँ पे। मशीन 1 के साथ क्या किया था, हर साल तो देखो डिप्रिशिएशन यहाँ पे चार्ज हो नहीं रहा है ना, जिस दिन ये बिकेगा सारा डिप्रिशिएशन प्रोविज़न से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। कितना डिप्रिशिएशन है आज तक का, 42,000। अब देखो मशीन 2 था कितना का भैया, मशीन 2 था 80,000 का, है ना। 80,000 का मशीन डिप्रिशिएट कितना हुआ, 42,000। वैल्यू कितना है इसका, आज के दिन इसका वैल्यू है 38,000। बिका कितना में, 80,000 में। तो प्रॉफिट हुआ है, तो लिखो 1119 को टू प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकलेगा, 40,000 ने बेचा है, माइनस इसका बुक वैल्यू था कितना, 80 माइनस 42। अब यही चीज़ को इन्होंने वर्किंग नोट वगैरह में किया हुआ है, हालांकि इसका ज़रूरत है नहीं, बहुत सिंपल डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। देखो हमने पहले से अलग अलग करके किया है, हम लोग को डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि 40,000 में सेल हुआ है, 80,000 का मशीन था, ये रहा मशीन 2 है ना, ये मशीन 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें 42,000 का आज तक का डिप्रिशिएशन है, ये 2,000 का प्रॉफिट आ गया। ये चाहे तो आप पीएल अकाउंट में भी डायरेक्टली डाल देते हो, मुझे पता है, तो आप पीएल भी लिख सकते हो। अब देखो जैसे मैंने मशीन 1 में बोला था कि जैसे मशीन 1 बिकेगा 80,000 को उठा के यहाँ से हटा देंगे, तो हमने हटा दिया था। देखो हमने 80,000 को उठा के यहाँ से हटा दिया था। वैसे मशीन 2 भी 80,000 का है, यहाँ पे 80,000 ही जुड़ा हुआ है मशीन 2 का, तो ये 80,000 हटा देना चाहिए। पर भैया यहाँ पे देखो 82,000 हमने हटाया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा भैया 82,000 आपने हटा दिया और 2,000 इस साइड है, नेट बैलेंस देखो कितना हो रहा है, कितना हटाया आपने, 82 माइनस 2, 80,000 बुक से हटा दिया। अब बताओ यहाँ पे कितना बचना चाहिए, कैलकुलेट करके देख लो, 1,60,000 सिर्फ बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। अब लेकिन कुछ नया मशीन यहाँ पे ख़रीदा है, उसे भी देखो। और क्या बोल रहे हैं आगे, अनदर मशीन विथ हायर कैपेसिटी विथ कॉस्ट 2 लाख वॉज परचेज ऑन सेम डेट। 1/1/19 को हमने एक और मशीन ख़रीद लिया, बैंक मशीन 4 नाम दे रहा हूँ मैं इसको। कितने में ख़रीदा, 2 लाख में ख़रीदा भैया, 2 लाख में। अब आप खुद बताओ, मैं कैलकुलेट नहीं करने बोलूँ, आप खुद बताओ यहाँ पे कितना बचना चाहिए भैया। एक तो मशीन 3 बचेगा 1,60,000 का, एक ये मशीन बचेगा यहाँ पे, है ना। तो मैं लिखता हूँ 31 मार्च 2020 होगा ना, नहीं 19 सॉरी, बाई बैलेंस CD मशीन 3 बचेगा 1,60,000 का, एज इट इज़ कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है। एंड मशीन 4 नया आ गया 2 लाख का, चेक कर लो बैलेंस 3,60,000 ही आएगा, ना कम ना ज़्यादा, 4,42,000। चेक करके देख लो, इतना ही आएगा। मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा, हालांकि हम लोग क्या करते थे, दिस माइनस दिस करके लिखना चाहिए था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सीधा, मेरे को पता है मशीन 3 एज इट इज़ बचा हुआ है, मशीन 4 नया ख़रीदा वो एज इट इज़ बचा हुआ है, ठीक है, ख़त्म। और मैंने बताया हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिख के छोड़ना, टू बैलेंस BD, ठीक है। आ जाओ डिप्रिशिएशन में, 31 मार्च 19 को
बाई डेप्रीशिएशन। अब बताओ कौन कौन सा मशीन पे लगेगा। भैया 1 चला गया, 2 चला गया, बचा 3। बताओ अगर मैं वापस से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये WDV मेथड होता तो आप लोग किस पे चार्ज करते। भैया 1,60,000 का कॉस्ट है, मशीन 3 पे आज तक का डिप्रिशिएशन है 66,000, तो हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करते 94,000 पे। अगर ये WDV मेथड होता तो, है ना। मैंने WDV थम नहीं कराया, लेकिन मैंने WDV बार बार मैं बात बोल रहा हूँ आपको कि WDV होता तो क्या होता, WDV होता तो क्या होता। ये SLM है, याद रखना। ये सीधा 1,60,000 का जो हर बार लग रहा है ना 15%, तो एज इट इज़ 24,000 लग जाएगा। अब मशीन 4 की बात, मशीन 4 का कितना होगा भैया, 2 लाख का 15%, लेकिन 3 महीने सिर्फ यूज़ हुआ है, तो 2 लाख का 15% 3 महीना का 7,500, टोटल कितना आ गया ये 31,500। अब यहाँ पे ध्यान देना, बैलेंस कितना बचेगा, यहाँ पे गौर करना। मशीन 1 है, नहीं है। मशीन 2 है, नहीं है। मशीन 3, हाँ भैया। मैं ये टोटल देखो कहाँ से लिख रहा हूँ। मशीन 3 में 66,000 डिप्रिशिएशन था, इस साल और 24,000 आ गया, तो ये बन जाएगा टोटल 90,000। मशीन 4 7,500, तो यहाँ पे है 97,500। देखो मैंने कैसे लिखा है, समझ में आ रहा है। पुराना बैलेंस प्लस नया डिप्रिशिएशन, टोटल करके देख लो, चाहे बैलेंस सेम आना ही आना है। टोटल करके देख लो, बैलेंस सेम ही आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। 97,500 प्लस 40,000 कितना आ रहा है 1,37,500। यहाँ पे कितना आ रहा है 33,500 माइनस 99,000 माइनस 7,000। क्या बात, कैसे 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 गलत आ गया। रुको रुको रुको, 97,500 42,000, सॉरी 1,39,500 है, 1,39,500, ठीक है ना। और इसको भी यहाँ पे बैलेंस BD करके दिखा देना। अब देखो कोई डिप्रिशिएशन चार्ज करना बाकी है क्या। भैया ये वाला तो कर लिया था, ये वाला कर दो 31 मार्च। भैया एक चीज़ बताओ, क्या हम ये टोटल को एक बार में 31 मार्च को दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक ने शायद वही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा मशीन है, ये मशीन 3 एंड मशीन 4 है। अभी जो डिप्रिशिएशन बचेगा वो कौन सा बचेगा, जो एसेट बचा है आपके पास वही बचेगा। एसेट भी कौन सा है आपके पास मशीन 3 है, मशीन 4 है। 1,60,000 का मशीन 1 है, मशीन 3 है, और 2 लाख का मशीन 4 है आपके पास। अच्छा बैलेंस ये कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, ये 3,60,000 होगा ये वाला, ठीक है। तो मशीन 3 और 4 बचा है, तो डिप्रिशिएशन भी किसका बचेगा, प्रोविज़न में। जब प्रोविज़न में आपके पास जो डिप्रिशिएशन बचा ये भी किसका बचेगा, 3 और 4 का ही। और ये वाला क्या होगा, ये तो PL में जाएगा। कितना आ रहा है 31,500। PL में टोटल कितना जाएगा 31 मार्च 19 को बाई PL बैलेंसिंग फिगर 40,500 आना चाहिए, टोटल आ रहा है 40,500, ठीक है ना। मैंने ये सबको क्या कराया, दोनों तरीक़ा से बताया बार बार कि WDV होता तो क्या होता, ये होता है तो क्या होता। SLM मैंने करवाया है ना, कि क्वेश्चन अच्छा मिला था मेरे को ये, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग टाइम पे सेल हुआ है, मशीन को पहले से अलग अलग करके चला है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा तरीक़ा से उन्होंने सॉल्व किया है ना। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में अलग तरीका ये आपको बताया कि कैसे अगर WDV होता तो क्या डिप्रिशिएशन चार्ज होता। भैया सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता दो, क्या भैया, अगर यहाँ पे इन 3 अकाउंट के साथ साथ अपने को डिस्पोजल अकाउंट बनाने बोलता तो क्या होता, तो हम प्रैक्टिकल 1 भी समझ जाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बनाने बोलता तो सिर्फ ध्यान दो कहाँ कहाँ चेंज आता। ये जो सेल का काम हो रहा है ना, ये यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे मैं लिखता बाई डिस्पोजल और 80,000 को हटा देता। यहाँ से जो मैंने मशीन में हटाया, यहाँ पे मैं लिखता डिस्पोजल। प्रोविज़न से भी डिस्पोजल में जाता, मशीन से भी डिस्पोजल में जाता। अब देखो मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे जाता बाय डिस्पोजल, तो यहाँ पे मेरे पास आता 2 मशीनरी 1, कितना 80,000 का मशीन। क्लियर है, 80,000 का मशीन भी का यहाँ से हटा दो, पूरा 80 को हटा दो, हटा दिया, डिस्पोजल में आ गया। इस पे आज तक का डिप्रिशिएशन कितना है उसको हटा दो, ये भी डिस्पोजल में भेज दो, तो ये डिस्पोजल में आ जाता। तो 2 डिस्पोजल होता, तो यहाँ पे मैं लिखता बाई प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन 21,000। बताओ यही किया था हमने डिस्पोजल में। हाँ भैया, मशीन आ गया और उसका डिप्रिशिएशन आ गया। अब जो सेल होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक 50,000 आएगा। 80,000 का मशीन है, 21 डिप्रिशिएट हो चुका है। 80,000 का मशीन है, 21 डिप्रिशिएट हो चुका है, इसका वैल्यू कितना बचा 59।
कितने में सेल हो रहा है, 50 में, तो लिख दो बाई लॉस 9,000 रुपया, देखो बराबर आएगा। और यही मैंने यहाँ पे किया है, 50 21 9 50 21 9। तो जो चीज़ मशीन अकाउंट में होता है डिस्पोजल अकाउंट बनने से वही चीज़ डिस्पोजल अकाउंट में होता है, बस फ़र्क इतना से, देखो सिमिलर है एकदम। तो क्या होगा, जब डिस्पोजल बनेगा तो ये सेल वाला काम जो है यहाँ पे नहीं होगा। वैसे ही जब प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन नहीं बनता है तो हम लोग डिप्रिशिएशन कहाँ चार्ज करते हैं, मशीन अकाउंट में। और जब प्रोविज़न बनता है तो यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। जब प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन बनता है तो एसेट अकाउंट बनता है कॉस्ट पे, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग चीज़ है। एक तो प्रोविज़न बनेगा तो क्या होगा भैया, प्रोविज़न बनने से क्या होता है बता दो। प्रोविज़न बनने से ऐसा है कि जो भी डिप्रिशिएशन है वो आपका अलग से चार्ज होगा प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में, ये रहा, जिसको एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। यहाँ पे चार्ज होगा और डिप्रिशिएशन अकाउंट एज इट इज़ होगा। अगर मशीन में चार्ज होता तो यहाँ पे आता टू मशीन, प्रोविज़न में चार्ज हो रहा है तो टू प्रोविज़न, अल्टीमेटली जाएगा तो ये पीएल में ही, ठीक है ना। अच्छा मतलब भैया प्रोविज़न अगर बनेगा तो डिप्रिशिएशन यहाँ पे चार्ज होगा और एसेट बनेगा कॉस्ट पे, यही बोल रहे हो भैया? हाँ यही बोल रहा हूँ। अगर प्रोविज़न नहीं बना तो डिप्रिशिएशन आपका सीधा एसेट अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग करते हो। अच्छा भैया डिस्पोजल बनेगा तो क्या होगा, डिस्पोजल अगर बनेगा तो एसेट को पूरा हटाएंगे, जो भी एसेट सेल हो रहा है उसका कॉस्ट को हटा देंगे और भेज देंगे डिस्पोजल में। प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन से उसका जो भी जितना डिप्रिशिएशन उस पर आज तक लगा है टोटल, उस पर आज तक जो डिप्रिशिएशन लगा है उसको भी भेज देंगे डिस्पोजल में, वो आ जाएगा यहाँ पे। और उसका जो बैंक वैंक पीएल प्रॉफिट लॉस जो दिखाना है वो यहाँ दिखाएंगे। और डिस्पोजल अकाउंट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, ऑलवेज बी ज़ीरो, इसका बैलेंस हमेशा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि जितना आएगा उतना हट जाएगा। जैसे मैंने बोला ना 80 है तो 80 पूरा हट जाएगा, यहाँ पे भी 80 था तो 80 पूरा हट गया, है ना। तो वैसे यहाँ पे जो आता है वो पूरा हट जाता है। 80,000 का एसेट आया, 80,000 पूरा डिस्पोज, फिर 80,000 आएगा। देखो मैं दूसरा वाला ही बता देता हूँ, यहाँ से आएगा बाई प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन 42,000, बाई बैंक 40,000 आ जाएगा, टू प्रॉफिट 2,000। देखो ये भी ज़ीरो ही निकलेगा, जितना मशीन आएगा उतना मशीन चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आप लोग को प्रैक्टिकल 1 में दिक्कत आ रहा है, ये करने के बाद मैं बोलूँगा आपको एक WDB वाला मेथड वाला सम ऐसा करना, है ना, मैंने बता रखा है उसमें ऑलरेडी वो सब सम है, तो वो करना। इसके बाद बिना देखे प्रैक्टिकल नंबर 1 एक बार सॉल्व करना, ठीक है ना। अगर वो आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर भी नहीं होता है तो आप प्लीज़ मेरे को डाउट पूछ लो, कॉल करो, है ना, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है फिर मैं देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन करवाया है जो आपको 11 में सीखना चाहिए था ये सब चीज़, है ना। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन बस समझ में आनी चाहिए आप लोग को। नहीं तो आज का क्लास मेरे को लगता है 10-20 मिनट में कंप्लीट हो जाता, या मैं चाहता तो वो क्लास में पिछले क्लास में कंप्लीट कर देता, वो छोटा सा चीज़ था। लेकिन मेरे को लग रहा था कि हो सकता है आप लोग के लिए नया चीज़ हो, क्योंकि हर बैच में मुझे पता चलता है कि ये सब चीज़ स्टूडेंट लोग जनरली 11 में फॉलो नहीं करते, 11 में उतना सीरियस नहीं लेते, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आता है। तो इसलिए मैंने आज का क्लास रखा है ताकि ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको करा सकूँ। हालांकि अपना ICI बुक का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मेन मोटिव है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कॉल करके क्लियर करना। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।